चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखो तो इसमें दो टर्म तुम्हें दिखाई देंगे, एक तो इलेक्ट्रो सिग्निफाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिको जो वर्ड है इलेक्ट्रो, ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे शो करता है। और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जो यहाँ पे है वो केमिकल एनर्जी को सिग्निफाई करता है, ठीक है, दर्शाता है। अब देखो ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, ठीक है। और उसमें भी क्या पढ़ना है तुम्हें, बस तुम्हें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखेंगे और केमिकल एनर्जी को तरह तरह की प्रोसेसेस देखेंगे, वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो डिवाइसेस की बात करेंगे, जो डिवाइस इसको इसमें कन्वर्ट करेगा और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल सा क्या है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of interconversion of electrical energy and chemical energy। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का क्या पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी रासायनिक ऊर्जा में जाएगी और रासायनिक ऊर्जा कभी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायन ऊर्जा तथा रासायन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण की अध्ययन करते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का रासायन ऊर्जा और रासायन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूज का। तो देखो डेली यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखोगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप अभी मोबाइल से आप लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही यूज हो रहा है। कैसे, इलेक्ट्रिक जो भी तुम्हारा केमिकल एनर्जी स्टोर है बैटरी के अंदर, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। इसके अलावा घड़ी की वॉचेस है उसमें भी सेल लगता है, रिमोट है आपका उसमें भी सेल लगता है, ठीक है। और स्पीकर्स हैं उसमें भी सेल लगता है। इसके अलावा तुम देखोगे बहुत सारी मेटल्स पे क्या करी जाती है, प्लेटिंग करी जाती है, मतलब पानी चढ़ाया जाता है। ऐसा तुमने सुना होगा, सुनार क्या होता है, सोने का पानी चढ़ाया जाता है चांदी के ऊपर, सुना नहीं सुना है, हाँ सुना होगा। तो चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना भी किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है केमिकल्स के अंदर पास करते हैं और केमिकल्स का क्या होता है, डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। अभी बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स क्या है, तो ये बात होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। कुछ और यूजेस हैं, जैसे आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, हाँ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। कुछ मेटल्स को छोड़ के, जैसे कुछ मेटल होते हैं नोबल मेटल, आपका Au है, Ag है, प्लेटिनम है, मतलब गोल्ड है, सिल्वर है, सोना है, चांदी है और प्लेटिनम है, ये सब क्या होते हैं, नोबल मेटल होते हैं, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना होता है, इनको हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती एक्सट्रैक्शन के लिए, ये आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब निकाल लिए जाते हैं अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, ओर के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, तो उनका एक्सट्रैक्शन भी हम किसकी सहायता से करते हैं, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सहायता से उनका शुद्धिकरण करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्या बात क्लियर हुई? तो ये बात थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की और इसके यूजेस की।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या कैसे हम जो भी डिवाइस है इसको इसमें कन्वर्ट करने का, इसको इसमें कन्वर्ट करने का, उसको हम कंपेयर करेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको राइट करें फिर आगे बढ़ें। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अगर आपको याद हो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ाया गया होगा डैनियल्सन। आपने एक नाम सुना होगा डैनियल्सन। ठीक है, तो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की चर्चा करी और उसकी यूज की। ठीक है, अभी डैनियल्सन आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 9 रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा नहीं ध्यान से सुनेगा। देखो हम क्या लेते हैं, दो चैम्बर मतलब बोलते हैं अलग अलग बीकर्स लेते हैं। ठीक है, उसमें हम केमिकल्स भरते हैं, फिल करते हैं, और ये जो केमिकल फिल करते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट। विद्युत अपघट। ठीक है, अब विद्युत अपघट क्या होता है डिटेल स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपने को, इन केमिकल्स के अंदर हम क्या करते हैं, उन्हीं का ही मेटल का रॉड प्लेस करते हैं। जैसे हमने इसमें ले रखा था ZnSO4, तो इसमें हमने क्या किसका प्लेस करना होता है, जो भी रॉड हम प्लेस करते हैं किसका प्लेस करते हैं, जिंक का प्लेस करते हैं। ठीक है, इसमें मान लेते हैं हमने लिया गया CuSO4। ठीक है, और डैनियल ने जिंक और कॉपर लेके कराया था, तो आपको मानना भी नहीं है, आपको यही जिंक और कॉपर ही रखना है। ठीक है, और डैनियल सेल के लिए और कोई मेटल नहीं रखोगे। तो डैनियल सेल ने जिंक और कॉपर लेके रखा था, तो हमने भी जिंक और कॉपर ले लिया। ठीक है, अभी ये जो रॉड लगी है, रॉड मेटल के रॉड है, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड नाम से रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन रॉड्स को हम जोड़ देते हैं। मान लेते हैं यहाँ गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा था, इसको हमने जोड़ दिया। जब इन रॉड्स को जोड़ोगे तो देखो क्या, इन रॉड्स से करंट निकल के जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा यंत्र होता है जो कि करंट की दिशा को मेजर करता है, करंट किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इस कॉपर रॉड से करंट निकलेगा, चल के कहां जाएगा, इस जिंक रॉड तक करंट चल के जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, मतलब दोनों गोले चैम्बर में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, विद्युत विभव का अंतर होने की वजह से करंट का प्रवाह होगा। और ओम्स ने पहले भी बता के रखा है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि जब भी कहीं भी विद्युत विभव का अंतर रहेगा, जहां भी विभवांतर रहेगा, वहां धारा फ्लो होगी। तो यहाँ भी धारा फ्लो होती, लेकिन अभी फ्लो नहीं होगी। चलिए, कोई बता सकता है क्यों फ्लो नहीं होगी? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। क्या आपने ये पढ़ रखा है? मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे बताइए, बैटरी लगाने पर क्या इस सर्किट में करंट फ्लो होगा नहीं होगा? बताइए बताइए। बिल्कुल नहीं फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन। तो सर्किट को क्लोज करने का तभी करंट फ्लो होगा। तो सोचो, यहाँ पे क्या सर्किट क्लोज है? क्या जो परिपथ है वो कंप्लीट है? नहीं है। तो परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है, परिपथ को कंप्लीट करता है। हिंदी में कहते हैं लवण सेतु। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लवण सेतु। आगे हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, लवण सेतु का, सॉल्ट ब्रिज का। इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, जो भी फील्ड होते हैं, जो भी मतलब सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट फील्ड करते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिनका साइज लगभग बराबर होता है, मतलब उनके कैटायन और एनायन का साइज लगभग कंपैरेबल हो, उन्हीं को फिल किया जाता है। और शॉर्टकट इफेक्ट में आपने पढ़ रखा है ना, शॉर्टकट इफेक्ट ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें क्या होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज क्या होता था, कंपैरेबल होता था। याद है? यस। तो एग्जांपल क्या था? KCl। तो यहाँ पे KCl शॉर्ट ब्रिज के अंदर डाल सकते हैं, KNO3 डाल सकते हैं, NH4Cl डाल सकते हैं, एटसेट्रा, और भी कंपाउंड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, डैनियल सेल ने निर्माण किया था, जो डैनियल सेल के द्वारा, डैनियल
बनाई गई सेल थी, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल था, विद्युत विभव था, वो होता है 1.1 वोल्ट। कितना होता है? 1.1 वोल्ट। तो इसका विद्युत विभव जो आता है वो क्या आता है? 1.1 वोल्ट। मतलब ये जो डैनियल सेल ने बैटरी बनाई थी, या डैनियल ने जो बैटरी बनाई थी, उसका पोटेंशियल कितना था? विभव 1.1 वोल्ट की बैटरी या सेल बनी थी, ठीक है। अभी क्या करना है आपको? इस डैनियल सेल में क्या करना है? जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट, इसका कंसंट्रेशन डैनियल ने कुछ भी रखने को बोला, मतलब कुछ भी रखने में इतना मिलेगा। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैल्वेनिक। क्या नाम था? गैल्वेनिक, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन तुमने क्या रखना है? 1 मोलर रखना है। कितना मोलर लेना है? 1 मोलर। मतलब सांद्रता कितनी लेनी है? 1 मोलर, ठीक है। पढ़ रखा है पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में सांद्रता के बारे में। तो 1 मोलर जब रखोगे तो जो सेल का निर्माण होगा, उस सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। किस नाम से जानते हैं? गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? पहले ये होगा, स्टार लगा के लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। When 1 molar electrolyte is taken in a Daniell cell, then the formed cell is known as गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो जब भी कभी डैनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम 1 मोलर ले लेते हैं, तो उससे बनने वाला गैल्वेनिक जो सेल है वो क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल हिंदी वाले लिखें क्या? जब कभी डैनियल सेल के विद्युत अपघट की सांद्रता 1 मोलर ले ली जाती है, तो उससे बनने वाला सेल कहलाता है गैल्वेनिक सेल। इसका भी पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। जितना उसका पोटेंशियल था, विभव था, उतना ही विभव इसका होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये गैल्वेनिक सेल की बात थी, ठीक। अभी देखो, अब क्या करना हमें कि करंट इधर से निकल के जाएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव वाला होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव वाला। करंट इधर से निकल के जाएगा और कॉपर से चल के बाहर जिंक तक आएगा, और अंदर में कैसे जाएगा? जिंक से चल के कॉपर तक आएगा। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, बाहरी परिपथ। इसको बोलते हैं आंतरिक परिपथ। तो आंतरिक परिपथ में जिंक से कॉपर तक जाएगा करंट, और आंतरिक में, बाहरी में क्या जाएगा? कॉपर से जिंक में करंट जाएगा, ठीक है। और तुमने पढ़ा है पहले भी कि करंट की डायरेक्शन या दिशा के अपोजिट चलता है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो करंट अगर इधर चल रहा था तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल में बताओ, बाहरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का कौन से डॉट से किधर की तरफ जाता है? तो तुम बोलोगे जिंक से कहाँ जाता है? कॉपर की तरफ जाता है। और यहाँ पे जो जिंक है, इसको हम एनोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एनोड बोलते हैं और इसको हम कैथोड के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोड 2 तरीके के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो भी लाइटिक सेल होगा, उसमें क्या होता है? एनोड पॉजिटिव होता है, और जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब लेड सेल है, उसमें क्या होता है? जो एनोड होता है वो कैसा होता है? और नेगेटिव होता है, ठीक है। ये अभी आगे हम समझेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना, बस जस्ट इतना याद रखो, ठीक है। एनोड और कैथोड, यहाँ पे जिंक एनोड की तरह काम करते हैं और कॉपर कैथोड की तरह, और एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखो, तो वो क्या रहा है? यहाँ से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये एज अ सेल काम कर रहा है, जो सेल से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान से देखो, इसमें भी क्या होता है? इसमें जो भी केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स के ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से जो भी एनर्जी रिलीज आउट होती है, गिव्स एनर्जी जो निकलती है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और वहां गैल्वेनोमीटर की जगह तुम बल्ब लगाओगे तो बल्ब भी तुम्हारा चलेगा। अभी क्या करना है अपन लोगों को क्या करना है? जो करंट बाहर निकल के जा रही है, इसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या लगा? यहाँ पे बाहर से
बैटरी लगा दे, तो हम बैटरी लगाया 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 लगाते गए, ठीक है, बैटरी लगाया और बैटरी का मान बढ़ाते हमने बैटरी का जो वैल्यू था वो हमने कर दिया कितना 1.1 वोल्ट। जो हमने बाहरी बैटरी लगाई थी उसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी 1.1 वोल्ट। अब देखो यहाँ जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब अब करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ से बैटरी लगाओगे तो अपोज करेगा ना, जैसे तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था कि जिधर प्रेशर मतलब जिधर प्रेशर से ज्यादा था सॉल्वेंट उधर की तरफ प्रेशर लगाते थे रुक जाता था। ऐसे यहाँ बैटरी लगाओ, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा ना, रोकेगा ना। तो क्या करा हमने बैटरी लगा दी ऐसी, ठीक है, इधर से करंट इसका निकल रहा था, बैटरी का करंट इधर से जा रहा था, तो ये क्या हुआ इसका अपोजिशन शुरू हो गया, जो भी करंट जा रहा था। और शुरू होते होते बैटरी का जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे थे अपोजिशन हो रहा था। जब हमने क्या कर दिया इसका जो वैल्यू है जो भी पोटेंशियल था इस बैटरी का उसके बराबर हमने क्या लगा दिया बैटरी लगा दिया, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है, अगला कंडीशन, अब ये कंडीशन में जैसे हमने क्या किया जैसे हमने इस बैटरी का पोटेंशियल और बढ़ाया मतलब 1.1 वोल्ट से इंक्रीज किया विभव, क्या हुआ करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट जिस दिशा में उसमें जा रहा था उसके अपोजिट दिशा में मतलब जाने लगा, मतलब करंट बैटरी का ऐसे जाने लगा। यहाँ सॉल्वेज है, सॉल्वेज इसको कंप्लीट करेगा, तो मतलब इसमें करंट आ रहा था फिर इधर से निकल के ऐसे करंट जाने लगा। मींस पहले सेल से हम करंट ले रहे थे, अब हम सेल को करंट देने लगे। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जिसमें रसायन ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है उन सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, डैनियल सेल में तो करंट मिल रहा था बाहर, लेकिन जब हम क्या करते हैं बाहर से अगर हम सेल को यूज कर रहे हैं, बाहर से हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं दोनों विलयन में, तो क्या होगा कि जो भी तुम्हारा विद्युत ऊर्जा है बैटरी के अंदर, जो भी ऊर्जा है जो भी तुमने बाहर से करंट दे रखा है विद्युत ऊर्जा, वो किसमें होगा जो भी केमिकल इसमें विद्युत अपघट में है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगी एनर्जी रसायन ऊर्जा के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और जब कभी क्या होता है बाहर से सर्किट के अंदर क्या लगा बैटरी लगा के और सॉल्यूशन में क्या फ्लो कराए करंट फ्लो कराए, तो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, और ये दोनों चीज आपके घर में होता है। क्या जब लाइट चली जाती है तो बैटरी से करंट मिलता है, और जब लाइट आती है बाहर से करंट आने लगता है तो बैटरी के अंदर केमिकल्स के अंदर एनर्जी स्टोर होने लगती है। तो बाहर की जो क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर हो जाती है इसके अंदर बैटरी के अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये वाली जिसमें क्या होता है विद्युत ऊर्जा रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अगला क्या है विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें क्या होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसको ये डायग्राम तीनों आप लाइन से बना लें और यहाँ पे लिख लेंगे बैटरी। यहाँ पे क्या है पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, ये क्या है जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, या इसके नीचे राइट करिएगा आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर हम लोग विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेल बन रहा था इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी पहले बोल रहे थे, या फिर इसका नाम और क्या बोलेंगे हम लोग बताएं जरा, यस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इसको आप बनाएं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कि कितने टाइप्स की सेल्स होती है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा जस्ट कितने टाइप की सेल्स होती है, दो तरीके की सेल्स होती है। ठीक है,
बनी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। और दूसरा जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, या फिर किसी का नाम दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। चलिए अब विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है और विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है इनके बारे में देखेंगे। देखो विद्युत अपघटनी सेल ऐसी डिवाइस होता है या फिर ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts the electrical energy into chemical energy। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक। अगला क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ये होता है इट इज अ डिवाइस, इसी का जस्ट उल्टा, व्हिच कन्वर्ट्स the chemical energy into electrical energy। ये ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला क्या है? ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये क्या करता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब स्वतः होने वाली रिएक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो स्वतः ना हो, जिसको हम एनर्जी देके उसको रिएक्ट कराएं, मतलब उसका रिएक्शन कराएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करती है? इट इज यूज्ड to carry out non-spontaneous reaction, मतलब स्वतः न होने वाली अभिक्रिया को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से उसको कराया जाता है, ठीक है। और अगला क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसमें क्या होता है? इन electrochemical cell spontaneous reaction takes place, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इसमें क्या, जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो स्वतः नहीं होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से मतलब उसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये था क्या टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। एक देखा टाइप हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत अपघटनी सेल और इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ जनरल टर्म्स देखेंगे जो कि सेल में हमने यूज किया था। इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था एक टर्म, दूसरा यूज किया था हमने इलेक्ट्रो टर्म यूज किया था, वो देखेंगे। और फिर स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, ठीक है। तो इसको राइट करें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ जनरल टर्म पढ़ेंगे जो कि सेल में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोड अगर तुम सोचो ध्यान से तो जो हमने बनाया था इलेक्ट्रोलाइट लिया था
उसमें जो मेटल रॉड हमने डिप करी थी उसे हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटल रॉड व्हिच इज डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब धातु की वह छड़ जो कि विद्युत अपघट में क्या होती है, डुबोई हुई रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है मेटल रॉड which is placed in a electrolyte. A metal rod which is placed in a electrolyte is known as electrode. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोड दो तरीके का होता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। दो तरीके का इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिलेगा, एक होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड। एनोड देखो जनरली जो होगा एनोड वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होगा। ठीक, कैथोड का होगा, कैथोड हमेशा रिडक्शन हाफ सेल में पाया जाएगा। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक, तो कैथोड पाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या, देखो जो सेल्स हैं उसमें मैंने बताया कि डेनियल सेल अभी बताया था, एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन होता है, एक पे ऑक्सीकरण होता है और एक पे क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो जिस बोले बीकर के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा होगा वहां पे जो छड़ होगी वो एनोड कहलाएगी और जहां पे रिडक्शन अपचयन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। ठीक है, अब एनोड और कैथोड के साइन की बात आती है। ठीक, तो एनोड और कैथोड का साइन अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, मतलब दो सेल है, दोनों के सेल में साइन अलग अलग होता है। तो इसको लिख लेंगे, देखो क्या, इन electrolytic cell anode is negative, anode is positive, anode is positive। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और कैथोड की बात करें, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किसकी बात थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका उल्टा कर लो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो तुम्हारा एनोड होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव ना होकर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो तुम्हारा कैथोड है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये नेगेटिव ना होके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। ठीक है, अभी इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो एक लोन टर्म आता है, लोन टर्म आपको याद रखना है, LOAN। ठीक है, इसको साइड में लिख लेंगे, लोन रूल इसे बोलते हैं। तो लोन टर्म आता है, तो लोन टर्म से हम इसको याद रखते हैं। और लोन टर्म किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या फिर बोले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायन सेल जो है। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, लोन टर्म यूज करते हैं। लोन टर्म का क्या है, देखो हमेशा जब भी तुम एनोड लिखोगे तो उसको किस साइड में लिखोगे, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। ओ मतलब ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। ठीक है, तो जो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल है उसमें लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा एनोड, उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होगा एनोड और N से क्या होगा, N नेगेटिव साइन वाला होगा। और मैंने बताया एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल में कैसा होगा, नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो लोन स्ट्रिक्ट से आप याद रखेंगे कि एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा और उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। बस डिफरेंस किसमें आता है, इसी साइड में डिफरेंस आता है।
ठीक है, तो याद रखेंगे लोन से एनोड के बाद। तो ये बात थी किसकी, इलेक्ट्रोड की। तो इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्या कौन था, अगला कौन था, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट अब देखते हैं और समझते भी हैं, तो इसको अप्लाई करो। चलिए अब हम देखेंगे अगला टर्म इलेक्ट्रोड के बाद इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट अब हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत अपघट। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट के नाम से आते हैं। अभी देखो विद्युत अपघट या फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाए, जो अपने आयनों में टूट जाए या फिर बोले जो आयन्स को प्रोड्यूस करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स which produces an ions in a aqueous solution, ठीक है। ऐसे केमिकल्स जो भी आप क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। आर्हेनियस जो थे वो क्या उन्होंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है। और जो ये आयन टर्म है इसको दिया था किसने, फैराडे ने। तो टर्म आयन जो दिया था उसको दिया था फैराडे, और फैराडे लॉ भी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फैराडे साहब ने दिया था टर्म आयन, क्लियर। चलिए अभी इस इलेक्ट्रोलाइट को देखो, तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके का होता है, आपने 11th में पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके का होता है, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अगला होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट। एक प्रबल विद्युत अपघट होगा और एक दुर्बल विद्युत अपघट होगा। प्रबल विद्युत अपघट कौन होंगे, ऐसे विद्युत अपघट या फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा का पूरा अपने आयनों में टूट जाए, ठीक है, जिनका डिसोसिएशन पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जो पार्शियली डिसोसिएट हो, मतलब थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो, पूरा डिसोसिएट ना हो, वो वीक कहलाएंगे, ठीक है। चलो लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, electrolytes which dissociates completely into its ions, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने आयनों में पूरा डिसोसिएट हो जाए, वो क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले आएगा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करें जैसे HCl हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन आते हैं, जो कि मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मिनरल्स एसिड। तो ये सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेस की बात करें तो NaOH हो गया, CaOH का ऑल्टोइज हो गया, ये सब सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट देख लिया। अगला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये क्या होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। देखो सॉल्ट भी दो तरीके के होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है और एक क्या होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। जो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पूरा का पूरा डिसॉल्व होकर टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करो Na2SO4, ये भी कंप्लीटली सॉल्युबल है,
पूरा का पूरा K2SO4 एक्सेट्रा, ये सब सारे सॉल्ट क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक पे आते हैं, तो वीक कैसे होंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociates partially into their ions is known as weak electrolyte। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में क्या हो, पार्शियली डिसोसिएट हो, कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल की बात करें तो जितने भी वीक ऐसे वीक बेस होंगे, ठीक है, अगले में पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट जो होंगे, मतलब ऐसे लवण जो मतलब पूरा डिसॉल्व ना हो, वो हो जाएंगे। एग्जाम्पल कुछ याद रखना, जैसे CH3COOH हो गया, ठीक है, NH4OH हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हो गया, एमीन हो गया, एक्सेट्रा। तो ये बात थी किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जो सेल के अंदर जो केमिकल बना होता है आयन प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल यहाँ पे आता है, अगर कोई ऐसे सब्सटेंस हो जो आयंस ना प्रोड्यूस करे, आयन ना बनाए, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो अपने आयन में ब्रेक नहीं होते, यानी कि केमिकल्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस एन आयंस नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल की बात करें जैसे कि सुक्रोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो बोलो, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर, तो इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग और वीक भी देख लिया। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हमें आगे यूज मिलेगा। क्लियर, चलिए अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे कौन सी सेल, सबसे पहले सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है।